मैन वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स। अमेरिका का दक्षिणी छोर दुनिया का सबसे बड़ा दलदली इलाका है। यहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर में इंसानी बस्ती के बहुत करीब एक घना जंगली इलाका है। इसे इंसान और कुदरत के बीच का अहम स्थान कह सकते हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत खराब होता है। ये तूफान वाला इलाका है। जिन जगहों में दुनिया के सबसे अजीब मौसम होते हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ टोर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स और कटरीना जैसे हरिकेन आते हैं। 2005 में जब कटरीना तूफान आया था तो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। करीब 30 फुट ऊंची लहरें उठी और मौत और तबाही का डरावना मंजर देखने मिला। मेरे पास सर्वाइवल से जुड़े कुछ बुनियादी टूल्स हैं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सर्वाइव करते हैं इस तूफानी इलाके में। चलिए चलते हैं। मैं दलदल में उतर नहीं सकता, इसीलिए पायलट मुझे गहरे पानी वाली एक धारा में उतारेगा। हवाई जहाज के पानी से छूते ही मैं उतर जाऊंगा। इतनी रफ्तार पर पानी से टकराना खतरनाक हो सकता है। जरा सी गलती हुई तो हाथ पैर टूट सकते हैं या उससे भी बुरा हो सकता है। मैं इस नदी में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से किनारे पर जाना होगा। दलदल के गहरे पानी में बहुत बड़े खतरे मौजूद होते हैं। पायलट ने बताया था कि इस दलदल में कई एलिगेटर्स हैं, 20 लाख से ज्यादा। और जो सबसे बड़े आकार का एलिगेटर मिला था वो 19 फुट लंबा था। और इसीलिए मैं इस नदी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल रहा हूं। 2006 में कुछ ही दिनों के अंदर फ्लोरिडा में एलिगेटर्स ने 3 लोगों को मार दिया था। यहां मुझे चौकन्ना रहना होगा। इस जगह पर बड़ी डरावनी खामोशी छाई हुई है। ऐसी जगह आपके कान छोटी से छोटी आहट सुन लेते हैं, टहनी के टूटने की आवाज भी, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि पानी के नीचे क्या है। एलिगेटर्स के अलावा इस दलदल में जहरीले सांपों की आधा दर्जन प्रजातियां, फुटबॉल के किसी खिलाड़ी के वजन जितने हमलावर स्नैपिंग टर्टल्स और 10 फुट लंबी पूर्व ऐतिहासिक खतरनाक मछलियां भी रहती हैं। ओह, कोई चीज मुझसे जोर से टकराई। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यहां इस पानी में जरूर कुछ न कुछ है। किनारे पर जाने की कोशिश करता हूं। मुझे अपने शुरुआती डर पर काबू पाकर आगे चलते रहना है। लेकिन दलदल एक बहुत मुश्किल इलाका है, क्योंकि इसमें गहरा पानी, कीचड़ और हर कहीं नजर न आने वाले खतरे होते हैं। सबसे पहले तो मुझे किसी डंडे जैसी चीज की जरूरत है जो यहां से गुजरने में मदद करे। तुम ठीक तो? इसीलिए हमें एक डंडे की जरूरत है। इस दलदल के तल में काफी सुराख हैं और पता नहीं उनमें कौन सा जीव हो सकता है। मैं इसे इन जड़ों के बीच में फंसा देता हूं। हाँ, ये ठीक है। डंडे से चलने में मदद मिलती है, एलिगेटर के हमले से बचाव हासिल होता है, और जहां ये पता ना हो कि आगे क्या होगा, वहां ये एक अच्छा हथियार भी है। मैन वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स। जब मैं उतरा यहां तेज धूप थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में दक्षिण डकोटा के बदलते मौसम से मेरा सामना हुआ। यहां का नजारा कितना खूबसूरत है, जरा देखिए इसे। पर अब यह जगह डरावनी भी लग रही है। यहां आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उस नीले आसमान की है। देखिए, वो खत्म होता जा रहा है और
इस तरफ से काले तूफानी बादल आगे आने लगे हैं और ये इलाका बदनाम है बिजली वाले तूफान के लिए। और मैं इस वक्त पहाड़ी की चोटी पर हूं जहां सबसे ज्यादा खतरा है। गड़गड़ाहट होने लगी है, मुझे अब सीधा नीचे उतरना चाहिए। दक्षिण डकोटा टॉर्नेडो एली में है। करीब 16 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम की दिशा बदलने से मौसम तेजी से बदल सकता है। मैं इस वक्त काफी ऊंचाई पर हूं और अगर जल्दी से नीचे नहीं उतरा तो आसानी से बिजली का शिकार बन जाऊंगा। यहां से उतरने में बहुत ज्यादा जोखिम है, वहां से कोशिश करते हैं। ब्लैक हिल्स का ग्रेनाइट सूखा तो है और उतरना आसान है, लेकिन तूफान आते ही ये खतरनाक हो जाता है। बदलते मौसम से मेरा यही मतलब था। आप देख सकते हैं ये चट्टानें जो पहले बिल्कुल सूखी थीं, अब गीली होती जा रही हैं। लगता है कि मैं सही वक्त पर नीचे उतरा हूं। देखिए अब पहाड़ से कितना सारा पानी नीचे बह रहा है। चोटी से 200 फुट नीचे ब्लैक हिल्स का इलाका अब भी ढलानदार और फिसलन भरा है। ब्लैक हिल्स में सिर्फ कुछ ही घंटों में आप 4 अलग मौसम देख सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में ही तापमान 20 डिग्री बदल चुका है। तेज बारिश के फौरन बाद तेज धूप नजर आने लगी है। ऊंची पहाड़ियों पर कुछ खाली इमारतें नजर आ रही हैं। आप यहाँ खो जाएं तो आपको हर वो चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो जिंदा रहने में मदद करे। ये एक पुरानी खान है जो काफी वक्त से खाली पड़ी है। देखिए इसे। 70 के दशक में ब्लैक हिल्स में सोना मिला था। ज्यादातर खानें काफी पहले बंद हो गई थीं, लेकिन इस दूर दराज की खान में कोई काम की चीज मिल सकती है। किसी तरह की रस्सी, शीटिंग, औजार या फिर कोई जान बचाने वाली चीज। ये मेरे काम की चीज है, एक पुराना कार टायर। इसे जलाने पर काला धुआं निकलेगा जो बढ़िया सिग्नल फायर होगा। इसे काटकर रस्सियां बनाऊंगा जो फंदे के तौर पर काम आएंगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। देखता हूं यहां और क्या क्या है। और आप इस चट्टान पर ड्रिलिंग के निशान साफ देख सकते हैं। ये शायद Man vs. Wild with Bear Grylls. मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे की ओर जा रहा हूं। मेरे दाईं तरफ करीब 2000 फुट ऊंची समुद्री चट्टानें हैं और बाईं तरफ है विशाल अटलांटिक महासागर। यहां से लेकर अमेरिका के पूर्वी किनारे तक खुला समंदर है। 4800 किलोमीटर की दूरी और इस पूरे इलाके को रैकिंग कोस्ट कहा जाता है। और इन चट्टानों को देखकर आप इसकी वजह समझ जाएंगे। तेज हवाओं की वजह से कैरिबियन की तरफ से बड़ी समुद्री लहरें आती हैं। इन किनारों पर हजारों जलपोतों का मलबा पड़ा हुआ है। और मैं वहीं जा रहा हूं। जब कैप्टन मुझे इशारा देगा तो मैं बोट से उतर जाऊंगा और फिर किसी भटके हुए नाविक की तरह किनारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। वहां तक सुरक्षित पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अटलांटिक के इस ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी हो सकता है। मैं अपने साथ बस जिंदा रहने से जुड़े कुछ बुनियादी औजार ले जा रहा हूं और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। इतनी रफ्तार पर अगर कूदने में कोई गलती हुई तो चोट लग सकती है, तो इसके लिए मैं स्पेशल फोर्सेस की एक तकनीक इस्तेमाल करूंगा। इसका नाम है फास्ट बोट इंसर्शन और ये तकनीक आपको किसी इंसानी बम जैसा बना देती है। अब हम कूदने वाली जगह पे पहुंच रहे हैं। अब कूद जाओ। मुझे किनारे से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर उतार दिया गया है और मैं अचानक बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मेरी हालत तो बिल्कुल खराब हो गई। चलिए तैरना शुरू करते हैं। परेशान करने वाली सबसे पहली बात है इस पानी का ठंडा होना। यह उत्तरी अटलांटिक है और लंबी और बेहद ठंडी सर्दियां अभी खत्म हुई हैं। मुझे जल्दी से किनारे तक पहुंचना चाहिए।
पानी का तापमान महज 11 डिग्री सेल्सियस है। यह सिर्फ 2 घंटे में आपकी जान ले सकता है। ठंडे पानी से बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इन चट्टानों से होकर मैं ऊपर चढ़ सकूंगा। वो मैं अभी गिरने वाला था। ये चट्टानें फिसलन भरी हैं। जरा ध्यान से चलना। मुझे चट्टानों के ऊपर जाना होगा। वहां पहुंचकर ही मैं सुरक्षित हो पाऊंगा। हाल ही में अचानक आई एक लहर की वजह से एक स्थानीय शख्स यहीं आसपास चट्टान से गिरकर बेहोश हो गया था। बाद में उसका शव नीचे समंदर किनारे पर मिला। मैं यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। जरा यहीं रुकना। मैं इलाके का जायजा लेता हूं। Man vs. Wild with कुछ बेसिक सर्वाइवल टूल्स हैं और मेरे साथ होगा मेरा कैमरा क्रू। जैसे ही मैं पेड़ों के बीच में गायब हो जाऊंगा, मेरे सामने मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। ये जंगल इतने घने हैं कि रेडार की पहुंच से भी बाहर हैं। और एक बार यहां खो गए तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। मुझे पहले एक प्लान बनाना होगा। यहां शायद ही कोई रहता होगा तो इंसान मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे जंगल में खो जाने पर एक ही काम करना चाहिए। किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर मदद के लिए इशारा कीजिए। मैं नूसा गांधी इलाके में जा रहा हूं, जो यहां की सबसे ऊंची जगह है। यहां पर जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। आपके आसपास चारों तरफ यहां भरपूर पानी है, खाना है और बहुत सारी दवाइयां भी। यहां पर अगर जानकारी हो तो आपकी जान बच सकती है, पर अगर कुछ पता ना हो तो जान जा भी सकती है। इसलिए चीजों की जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि ये बड़ा सा ग्रास हॉपर, ये बहुत तेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस कीचड़ में चलना बहुत ही थकाने वाला काम है। इसीलिए कीचड़ भरे घने जंगल में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है।
फिसलन है। ऐसे घने जंगलों में फौजी भी दिन में आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं, और उसकी वजह यही है, यहाँ 100% नमी है और आपके कपड़े शरीर से गीले गोंद की तरह चिपक जाते हैं, जिससे कि तापमान करीब 50 डिग्री जितना महसूस होता है। आप जंगल से लड़ नहीं सकते, आपको इसके साथ ही चलना होगा, और मेरी कोशिश होती है कि ऊपर पहुंचूं, चाहे इसके लिए पहले नीचे ही क्यों ना उतरना पड़े। Man vs. Wild with Bear Grylls.